जी रबिया, अपना माइक ऑन कर लें। अगर रबिया आपको कोई माइक में कोई इशू आ रहा है तो फातिमा प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप पहले इंट्रोड्यूस कर लें अपने आप को। यस, फातिमा। फातिमा, टर्न ऑन योर माइक। जी कोमल, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मिस कोमल, टर्न ऑन योर माइक एंड इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम कोमल है। रिसेंटली मैंने बीएस कंप्लीट किया है इन इंग्लिश लिटरेचर। मुझे जो बैंड्स रिक्वायरमेंट है तो वो है मेरी 7 बैंड्स, बिकॉज मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरे में मुझे ऑफर लेटर आया है। तो उसकी जो कंडीशन है तो उसमें मुझे रिक्वायर है 6.5 और मैक्सिमम 7 बैंड्स। और मुझे मिस उर्वा के रेफरेंस से मैं ये मीटिंग ज्वाइन कर रही हूँ। Okay, okay, Komal, fine. So I hope so that you will find this session valuable. Yes, next person is जी, और कौन है हमारे साथ जिन्होंने भी इंट्रोडक्शन न्यू स्टूडेंट्स में से? जी मरियम, प्लीज ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मरियम। Assalamu alaikum. My name is Mariam Nabil, and as I did my master's in biological sciences from Punjab University, basically I want to do IELTS in order to apply for Canadian immigration purpose. And recently I applied in IELTS and I got 6.5, but I want to You need it. improve my score and in order to get 777 8 bands. ओके, That's it. फाइन फाइन, थैंक यू सो मच। जी रबिया। जी रबिया जफर, प्लीज इफ यू कैन टर्न ऑन योर माइक, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करेंगे। रबिया जफर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और फातिमा। फातिमा, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने रीसेंट अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और मैंने मास्टर्स के लिए ना यूके में अप्लाई करना है और मैंने फर्स्ट टाइम ही आर्ट्स देना है अभी। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? कहाँ पे आप रह रही हैं? शहर का नाम बताइए। साहिवाल। साहिवाल से बिलोंग करती हैं फातिमा। अच्छा, चलें ठीक। जी। चलें जी, हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं सेशन को। लेट मी टेल यू सम रूल्स एज वेल। If you want to ask any question, you can raise your hand, right? There is an option you can raise your hand. या जब मैं थोड़ी थोड़ी ब्रेक्स लूंगा उसमें क्वेश्चंस वगैरह भी आप पूछ सकते हैं। और ये कि इफ़ यू वांट टू राइट डाउन समथिंग, एक तो ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। अगर बाद में आपको मिल जाएगा कोई पार्ट, अगर इसमें रह जाता है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको सुन सकते हैं। तो चलें जी, इसमें हम लोग हाउ डू वी प्रोसीड। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू द स्पीकर। इंट्रोडक्शन टू IELTS। band requirement, and how to score 8 in each module. Okay, first introduction to the speaker. My name is Muhammad Ayaz Aslam. My full name is Muhammad Ayaz Aslam. I did BS Honors in IT, then MA English, Masters in English, Linguistics, and Literature, then MPhil, Teaching English as a second language.
My last degree is from Beacon House National University. So what was my majors are language testing and evaluation, and where my research, it was back in 2015, 2015 में ये मेरी रिसर्च कंप्लीट हुई थी आइल्स के ऊपर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ, उसके कोलैबोरेशन के साथ. And I've been teaching to IELTS students since last, you may say that 15 years IELTS teaching experience. This is a brief introduction of mine. Now let's talk about IELTS. अच्छा जी, I will be bilingual क्योंकि कुछ students I think so they are not comfortable in English language. बाइल कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ब्रीफ करूंगा. पहले थोड़ा सा इंग्लिश में हमारी डिस्कशन होगी, थोड़ी सी जो डिस्कशन होगी वो उर्दू में भी होगी. तो हम स्टार्ट करते हैं. इंट्रोडक्शन, आइल्स क्या चीज़ है. अच्छा, जिन लोगों ने, आप में से माशाल्लाह कोई पीएचडी डॉक्टर्स हैं या कोई प्रोफेसर्स हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट डिजाइन. This is basically a scale. IELTS is a scale. It is an instrument. It measures your language proficiency. हमारे पास डिफरेंट स्केल्स हैं. जैसे वेट अगर आप करना चाह रहे हैं तो वी हैव स्केल. अगर आप टेम्परेचर नोट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास थर्मामीटर है, वेट मशीन है. ये तो सारी टेंजिबल चीज़ें हैं. ये ऐसी हैं कि कुछ हम लोग कंक्रीट चीज़ें हैं किसी का वेट करना, लेकिन कुछ होती हैं कि जो टेंजिबल नहीं होती. कुछ चीज़ें होती हैं विच आर, जो कि हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, उनको भी तो मेजर करना पड़ता है. फातिमा स्पीकिंग के अंदर अच्छी है या कोमल अच्छी है, राइटिंग मरियम की अच्छी है, ये कैसे पता लगेगा हमें? कैसे हम कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बेहतर है? उसके लिए वी नीड अ स्केल. और वो जो स्केल होगा ना, वो टेस्ट होगा. वो टेस्ट कह लें उसको, वो असेसमेंट कह लें उसको, स्केल कह लें उसको. और दुनिया में उन्होंने कुछ लेवल्स बनाए हैं. इंग्लिश लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ. वो लेवल क्या है? A1, A2, B1, B2, C1 and C2. These are 6 CEFR levels. ये कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क रेफरेंसेस हैं. A1 का मतलब है 4 बैंड, A1, A2, 4.5 बैंड. उसके बाद B1 कैटेगरी आ जाती है, B2 जाता है 6.5 बैंड पे. अच्छा, इसी तरह C1 7 बैंड से स्टार्ट होता है. अगर हम पीटी का टेस्ट देते हैं तो उसमें जो C1 है वो 65 से और 67 से स्टार्ट होता है. यानी उसमें 90 में से अगर आपके 67 स्कोर हैं तो आप C1 कैटेगरी में फॉल करते हैं. दुनिया में आइल्स नहीं जानते, वो कहते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चाहिए. अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए एक हमें स्केल रिक्वायर्ड है, और डिफरेंट स्केल्स मार्केट में आ गए हैं. किसी की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, किसी की क्रेडिबिलिटी कम है. एक स्केल जो सा है उसका नाम आइल्स है, दूसरे का नाम पीटी है, तीसरे का नाम और एक तीसरे का नाम टॉफल है आपका. उस इसके अलावा ऑक्सफोर्ड टेस्ट है, लैंग्वेज सर्ट है. इस तरह के मुख्तलिफ तरह के टेस्ट हैं जो कि मार्केट में हैं. लेकिन अगर आप क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, जिस पे एम्बेसीज को, जिस पे डिफरेंट स्टेट्स को, जिस पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को, जो रिलायबल भी है और जो क्रेडिबल भी है, दैट इज आइल्स, मोस्ट क्रेडिबल टेस्ट. उसकी रीजंस है इसके डिज़ाइन और इसके स्ट्रक्चर की, कि कैसे डिफरेंट जो थ्रेटिकल पर्सपेक्टिव था, जो फ्रेमवर्क था, कैसे इसको डिज़ाइन किया गया. बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं मैं जाता, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं. बैक इन 1996 इट वाज ELTS. ELTS was English Language Testing Services. 1996 से पहले it was ELTS, and after 1996 it became IELTS, International English Language Testing System. Some people they used to pronounce this word IELTS,
कोई किसी तरह, कोई किसी तरह करता है, लेकिन जिन्होंने टेस्ट डिजाइन किया है वो इसको आईएलटीएस कहते हैं। ठीक है ना, ये एक्रोनिम है और इसकी एब्रीविएशन है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। अच्छा, आफ्टर 1996 इट वाज आईएलटीएस। अब आईएलटीएस के अंदर हमारे पास टू डिफरेंट वी हैव टाइप्स। वन इज आईएलटीएस academic and second is IELTS GT. GT is for those students, academic is for academic reasons. For example, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। जब भी हम इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हैं ना, तो उसके लिए हमें आउटकम्स चाहिए थे। यानी अगर हम करिकुलम डिजाइन की बात करते हैं या लैंग्वेज टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन की बात करते हैं, तो लर्निंग आउटकम्स हमें पता होने चाहिए। क्यों कर रहे हैं ये वेट आपने करना तो किसका करना है? किसी बच्चे का करना है, आपने सब्जी का वेट करना है, या कोई मीट का वेट करना है, या आपने एक ट्रक का वेट करना है जिसमें कंक्रीट पड़ी हुई है बहुत ज्यादा, या आपने जो बेसिकली स्टील है उसका वेट करना है जो कि शायद 100 टू 100 टन के करीब है। अब वेट मशीन्स तो डिफरेंट होंगी सबके लिए। पहले पर्पस बताते हैं। तो जब हम आईएलटीएस एकेडमिक की बात करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स बाहर जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, मलेशिया से। वेयर दे वांट टू गो? दे वांट टू गो टू यूरोप। दे वांट टू गो टू अ यूनिवर्सिटी वेयर इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड एज अ क्लासरूम कम्युनिकेशन। जो इंग्लिश लैंग्वेज है, दैट इज अ व्हीकल ऑफ क्लासरूम। अब क्लासरूम के अंदर जो लैंग्वेज यूज होनी है, इंग्लिश लैंग्वेज होनी है। इट मींस दैट व्हेन, अच्छा दूसरा ये है कि तीसरी चौथी के बच्चों के लिए नहीं है। आइल्स असेस करता है आपकी एडवांस्ड इंग्लिश को। यानी कि जो यूनिवर्सिटी लेवल और कॉलेज लेवल मिनिमम, मैट्रिक से नीचे आइल्स की जरूरत नहीं होती। तो वो लोग इसको उन वहां पे रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, अब आप बारी बारी बात करते हैं। अब आप रीडिंग करने जाएंगे, जैसे आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ें, पाकिस्तान में भी चलें, so they will give you different assignments. They will say, okay, these are two different books. So these are the writers. You have to read these books, and next Monday you need to give presentation on these books. There are five different articles. Each articles consist of, you may say that 70 pages, might be sometimes 50 pages, and 4 to 5 different articles, 2, 3 different books. Is it possible that within 4 to 5 days you can go through these 4 to 5 articles or 2 to 3 different books? ये मुमकिन है सिर्फ उसके लिए कि जिसको रीडिंग का, जिसकी प्रैक्टिस भी है, जिसको स्किमिंग का पता है, जिसको स्कैनिंग का पता है। अगर तो इन चीज़ों का पता है आपको, तो फिर तो आप कर सकते हैं। इन चीज़ों को मेजर करने के लिए कि क्या आपको पता है, क्योंकि काम तो उन्होंने ऐसे ही देना है। उन्होंने तो नहीं कहना कि ये एक ऐसे है, माई स्कूल का तो याद करके अगले मंडे को आ जाए सुनाए हमें। उन्होंने तो आपको किताबें देनी है, आर्टिकल्स देने हैं, बहुत ज़्यादा आपको रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग करनी पड़ेगी। 10 to 8 to 10 hours a day. In some cases you need to read, you need to read a lot. अब पाकिस्तानी बच्चा वहां पे चला जाए, कोई स्टूडेंट जाता है, कोई कैंडिडेट, और वहां पे जाके उसे समझ ही नहीं आती, और वो कितने पैसे लगा के जा रहा है, 10-20 lakhs। तो शुरू में बड़ा लेजिटिमेट किस्म का एक बड़ा लॉफुल किस्म की रीज़न थी कि जी ये बच्चे वहां पे कर नहीं सकेंगे, इनके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, तो इस वजह से कोई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना चाहिए जो हमें बताए वेयर दे स्टैंड। अब रीडिंग यूनिवर्सिटी सेटिंग में हो रहा है, और एक बंदा जॉब करने जा रहा है वहां पे। अब जॉब करने जाते हैं तो वहां पे आपको जॉब हंट करनी पड़ेगी, वहां पे बिजनेस करना पड़ेगा, वहां पे लोगों से कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, वहां पे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, ट्रेन के टाइम्स देखने पड़ेंगे, अखबार के अंदर डिफरेंट वे पोजीशंस को देखना पड़ेगा, जॉब्स को देखना पड़ेगा। सो कैन यू रीड डिफरेंट जॉब्स? Do you understand different timings of buses and trains, right? So to understand this thing, they will give you GT reading. GT reading is entirely different. Construct इसका different है, operational definition different है, और academic की different है। थोड़ी सी मैं टेक्निकल चीज़ें बताता हूँ, मैं बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा समझें कि बेसिकली ये जो टेस्ट होता है ये आपकी तैयारी नहीं होती। आप आइल्स की तैयारी कर रहे हैं, नहीं नहीं, आप अंग्रेजी जबान इम्प्रूव कर रहे हैं।
you are working on your foundation, might be you are working on different tips and techniques to get your score, better score in IELTS, उसको भी हम डिस्कस करते हैं. But the thing is, basically, this is an assessment. It is a tool. अच्छा, थर्मामीटर को बार बार मुंह में निकालें, बाहर निकालें, बोहर लगाएं, फिर निकालें, फिर निकालें, फिर निकालें, तो क्या टेम्परेचर पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा. आपको पैनाडोल लेनी पड़ेगी, इब्रूफिन लेनी पड़ेगी, या कोई और काम करना पड़ेगा. कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल होगा जो कि आपके टेम्परेचर को कम करेगा. इस तरह बताएं कि एक टेस्ट दिया, उसके बाद फिर आप टेस्ट दे दें. टेस्ट अगर इनके मार्क्स चेंज हो ना, इन एक टेस्ट और दूसरे टेस्ट के, तो फिर हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट रिलायबल नहीं है. इसको यूं समझें कि अगर आप थर्मामीटर से बुखार चेक करते हैं, तो अभी 102 आ रहा है, थोड़ी देर बाद 98 आ रहा है, फिर पता लग रहा है 101 आ रहा है, हर दफा वैल्यू चेंज हो रही है. तो इट मीन्स कि थर्मामीटर खराब है. हम क्या कहेंगे, इस बंदे को बुखार कितना है, इसको 98 है, वो कहें जी चेंज द स्केल, चेंज द इंस्ट्रूमेंट. तो इंस्ट्रूमेंट क्या है जी? आपका थर्मामीटर. वो आप चेंज करेंगे. इसी तरह आईएलटीएस में रिलायबिलिटी होती है कि आप एक दफा टेस्ट दें, आपका 6 बैंड आ गया, और दोबारा फिर आप टेस्ट दें, फिर आपका 6 बैंड आ गया. 15 दिन बाद आप फिर टेस्ट दें, तो फिर आपका 6 बैंड ही रहना चाहिए. सिर्फ एक सूरत में बैंड चेंज होता है कि आपने पहले पैटर्न भी नहीं देखा और स्ट्रेट अवे चले गए आप वहां पे. स्ट्रेट अवे आप चले गए एग्जामिनेशन सेंटर में, आपने टेस्ट दे दिया. आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज कि आपको पेपर में ही, एग्जाम के दौरान ही पता लगा पैटर्न का, और अगली दफा जब आप टेस्ट देंगे थोड़ी सी वेरिएशन आएगी, लेकिन जो नेक्स्ट टाइम स्कोर होगा वो फाइनल होगा. उसके बाद you need to work on it. Sometimes many of my students, they think that if next time there are chances that I will get on, I will clear this examination. उनके पास रिकॉर्ड होता है. अगर उनके आपके स्कोर वेरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर प्रॉब्लम है, आइल्स में मसला है. अभी आपने टेस्ट दिया, 5 दिन बाद फिर दे दिया, जो पिछला रिजल्ट वो कंसीडर करेंगे. नंबर तो आपके स्कोर्स उसी तरह ही मिलेंगे, लेकिन वो देखेंगे कि यार ये 5 दिन में इसने क्या कर लिया ऐसा कि जो स्कोर है आपका वो 6 से 7 पे चला गया, या 5.5 से 6.5 पे चला गया. तो इन चीज़ों को थोड़ा सा हमने समझना है. अब हम आते हैं सिंपल लैंग्वेज में, आइल्स को मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, उसकी टाइप्स, फिर हम आते हैं कि कैसे आपने 8 ईच स्कोर करना है. और इसमें मैं इस दफ़ा जो ओरिएंटेशन सेशन है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी थोड़ा सा, मैं लकीली बैकग्राउंड मेरा कंप्यूटर साइंसेस का भी है. मैंने डेस्कॉन इंजीनियरिंग में, बीकन हाउस हेड ऑफिस में एज अ प्रोग्रामर, एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर काम किया हुआ है. उसके बाद ये दिस इज़ माय लैंग्वेज टीचर बाय चॉइस. फिर मैंने एमफिल किया, मास्टर्स इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स लिटरेचर में किया, फिर एमफिल किया, आइल्स पे रिसर्च की. लेकिन मुझे वो कंप्यूटर साइंसेस के बैकग्राउंड ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया. अच्छा, अब उसके अंदर थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे इवन कि कैसे आप अपने टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने स्कोर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं. इस पर भी हम बात करेंगे. अच्छा जी, आइल्स की दो डिफरेंट टाइप्स हैं. जो फर्स्ट टाइप है वो आइल्स एकेडमिक है, और जो सेकंड टाइप है वो आइल्स जीटी है. एकेडमिक है जी स्टडी वीजा के लिए, दिस इज फॉर स्टडी वीजा. एंड आइल्स जीटी, दिस इज फॉर इमिग्रेशन, दिस इज फॉर वर्क वीजा. राइट, देर आर टू डिफरेंट यूटिलिटीज अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं. और अब हम बात करते हैं बैंड रिक्वायरमेंट की. अच्छा, इसकी टू टाइप्स हैं. इस वक्त पाकिस्तान में जो मोड ऑफ डिलीवरी है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड आइल्स. अर्लियर देर आर टू डिफरेंट, पेपर बेस्ड आइल्स एंड कंप्यूटर बेस्ड आइल्स. बट राइट नाउ देर इज ओनली वन, दैट इज बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड आइल्स.
अच्छा, कंप्यूटर बेस आइल्स में और कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स में फर्क है। एक आप चैट जीपीटी को कहते हैं कि जी आपका एसए चेक करें, और एक आप आइल्स को कहते हैं एसए चेक करें। आइल्स में कंप्यूटर डिलीवर्ड असेसमेंट है। चैट जीपीटी को नहीं पता कि आप किस रीजन रीजन से बिलोंग करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको अंग्रेजी कितनी आती है। उसने कंटेंट देखना चेक कर देना है। लेकिन आइल्स का एग्जामिनर्स ने चेक करना है। इस वक्त वो पहले नहीं था ऐसा, लेकिन अब वो कंप्यूटर की भी हेल्प ले रहे हैं। देर आर चांसेस कि वो इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी बैक एंड पे यूज कर रहे हैं और मैनुअली भी देख रहे हैं। ठीक है ना, इस चीज को आपने जहन में रखना है। तो ये कंप्यूटर डिलीवर्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। जो 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड असेसमेंट होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, आइल्स नहीं है। आइल्स में रीडिंग में भी वो उसी तरीके से मैनुअल है, इसी तरह लिसनिंग भी मैनुअल है, ये सारी चीज़ें जो सी हैं ना वो मैनुअल है। और जब हम बात करते हैं उसकी क्या कहते हैं बाकी पेपर बेस्ड आइल्स की, तो वो भी डिफरेंट होता है। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर्स की। डॉक्टर्स को बैक इन 2017-18 से एक कोर्स होता है प्लैब। प्लैब है, ये प्लैब है, इस तरह करके दे नीड 7.5 ओवरऑल एंड 7 इन ईच मॉड्यूल। स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं, उन्हें 7.5 बैंड चाहिए ओवरऑल, और 7 बैंड से कम किसी में ना हो। यहाँ पे जो स्टैटिस्टिकल डेटा था वो ये बता रहा था कि ज्यादा फेलियर हैं राइटिंग के अंदर। जो डॉक्टर्स हमारे पास आते थे 5-5 6-6 दफा टेस्ट दे के राइटिंग में ज्यादा फेल हो रहे होते थे। अब भी जो डॉक्टर्स कुछ हमारे पास आए हैं उनके राइटिंग में इश्यूज आ रहे हैं। राइटिंग मॉड्यूल अगर हम 7 अबव की बात करें तो राइटिंग मॉड्यूल सबसे डिफरेंट डिफिकल्ट होता है। इसमें 9 बैंड है। जैसे 90 स्कोर होता है ना, इसमें 9 बैंड है। 90 स्कोर नहीं है इसमें। 9 में से आप 7, 8, 6, 5, 4 या 5.5, 6.5, 7.5, 8.5 इस तरह स्कोर करते हैं। जो सबसे बेहतरीन होता है ना, जो बहुत ही हम कहते हैं जो बहुत ही एकेडमिकली साउंड पर्सन है, वो 8 और 9 बैंड है बस। 8 और 9 बैंड जो उनसे हैं वो बहुत ज्यादा। बाकी जो नीचे छोटे बैंड कंसीडर होते हैं, लेकिन उसमें भी 7 बैंड राइटिंग में लेना पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर काफी मुश्किल है। ठीक है, इसको तो डिस्कस करेंगे। इतना मतलब रियलिस्टिक स्कोर है, कर लेते हैं, लेकिन ये कि क्यों मुश्किल है इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट क्या थी इन मोस्ट केसेस? 7.5 एंड 7 ईच। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इसी तरीके से टॉप 10 यूनिवर्सिटीज, दे डिमांड 7 इन ईच मॉड्यूल। वो कहते हैं जी अगर आपके 7 सब मॉड्यूल्स के अंदर आ रहे हैं, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग में, स्पीकिंग में, इवन एक में भी 6.5। एक स्टूडेंट मेरे पास आई, उसको एचईसी ने स्कॉलरशिप दे दिया, मुशर्रफ के दौर की बात है। कोई 1.5 करोड़ का स्कॉलरशिप था, उसका अप्रूव हो गया। अब उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उसको बुला लिया, उसको एडमिशन दे दिया। लेकिन अब उसने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने थे, तो आइट्स का 7 स्कोर ईच स्कोर करना था। उस लड़की ने पैनिक में आके, जैसे हम कहते हैं ना, 6 दफा थर्मामीटर को मुंह में डाला, बुखार 102, बार बार टेस्ट दे रही थी कि किसी तरह मेरा 6.5 से 7 बैंड हो जाए। मैं उस टाइम जॉब कर रहा था, किसी एक अपना मेरा सेटअप नहीं था। लेकिन मैंने ये देखा कि वो गलती थी। वो 6.5 पे फिर उसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ड्रॉप करनी पड़ी और किसी और सेकंड डिग्री की यूनिवर्सिटी में जाना पड़ा यूके के अंदर। तो कैम्ब्रिज है या ऑक्सफोर्ड है, इसी तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी 7 ईच रिक्वायर्ड है। अगर आपके किसी भी एक मॉड्यूल में 9 में से 6.5 आ गए, तो आपको जो वर्ल्ड्स की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं या टॉप 50 यूनिवर्सिटीज हैं, माइट बी देयर आर slim chances that you will get admission in these universities.
अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं 6.5 ओवरऑल एंड 6 ईच। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूके के अंदर, यूएसए के अंदर, जो कि कहते हैं जी 6.5 और 6 अगर आपके हैं तो हम आपको एडमिशन दे देंगे। यूं समझे 95% यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन दे देती हैं। टॉप की तो बात हमने निकाल दी ना। अगर आपके 6.5 6 बैंड है, बैंड आपके 9 भी आ जाए, 8 भी आ जाए, लेकिन जो बॉटम लाइन रिक्वायरमेंट है दैट इज 6.5 6। इसको ज़हन में रखिएगा। उसके बाद अगर आपने इंटर किया हुआ है और आप किसी डिप्लोमे में जाना चाह रहे हैं, डिग्री में नहीं जाना चाह रहे, कॉलेज को नहीं ज्वाइन कर रहे, तो कुछ केसेस में 5.5 या हल्के कॉलेजेस के अंदर 5.5 भी एक्सेप्टेबल है। और बाज़ का ये 5.5 के साथ वो एक एले कोर्स लगा देते हैं, फाउंडेशन कोर्स लगा देते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको 12 से 15 लाख एक्स्ट्रा पड़ती थी पहले। अब शायद 20 लाख के करीब है। आपको पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के बाद वो करना पड़ता है, एडमिशन दे देते हैं 5.5 पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। जी, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में ना, इन ऑस्ट्रेलिया कनाडा के अंदर इफ़ यू गेट 6.5 एंड 6 तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको एडमिशन मिल जाता है। अच्छा, 5.5 का मैंने बताया था, ये जी ये कंडीशनल होता है कि जी आपका जो सा ना, दिस इज कंडीशनल। अब हम बात करते हैं इमिग्रेशन की, वर्क वीज़ा की, और आइल्स जीटी की बात करते हैं। 8.5, 8.5, 7.5, 7.5, this is called CLB 10, 8.5 in reading, 8.5 in listening, 7.5 in writing, 7.5 in speaking. दिस इज कॉल्ड CLB 10। कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए काफ़ी जो बड़ा स्कोर है, अगर ये आपका आ जाता है तो बहुत ज़्यादा स्कोर आपको मिलेगा, और आपका वहाँ पे चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे या इमिग्रेशन होने के। इसके बाद जो सेकंड है, दिस इज कॉल्ड 8,777। 8,777 बैंड रिक्वायर्ड होते हैं आपको कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए। ये बहुत ज़्यादा लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। दिस इज कॉल्ड CLB 9। ऊपर वाला जो स्कोर था वो CLB 10 कैटेगरी है, उन्होंने बनाया हुआ बेसिकली कि ये CLB 10 है और ये CLB 9 है। इसी तरह CLB 8 है जो इससे नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट उनकी रिक्वायरमेंट है। बाज़ जगहों पे आपको 6.5 ईच पे भी आपका वर्क वीज़ा भी अच्छा है, या कुछ कुछ केसेस में आपको इमिग्रेशन आपकी हो जाती है और आपके स्कोर्स बन जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 8 ईच रिक्वायर्ड है, 8 इन ईच मॉड्यूल। मुश्किल स्कोर है, खास तौर पे राइटिंग में काफ़ी कम लोग होते हैं जिनके 8 बैंड आते हैं। ठीक है ना, बाकी मॉड्यूल्स में आ जाते हैं, स्पीकिंग में भी आ जाते हैं, लिसनिंग में भी आ जाते हैं, रीडिंग में, राइटिंग में तो 7 लेना भी बड़ा मुश्किल हुआ था। ज़्यादातर लोगों के फेलियर्स जो हैं वो 6.5 पे हो रहे होते हैं, और लोग ये समझते हैं कि दे आर बाइस्ड, लेकिन दे आर नॉट बाइस्ड। आई कैनॉट से एनीथिंग, बट इन मोस्ट केसेस व्हेन वी see their writings, then there are, you can say that there is a diverse range of, there are scores of errors, right? So I will talk on these points as well कि किस तरह के errors या क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन फिलहाल ये समझें बैंड रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, पिछले दिनों यूके के अंदर नर्सेज नहीं, हॉस्पिटल में अटेंडेंट के वीजे आए थे, जिसको बहुत लोगों ने एक्सप्लॉइट किया। 4.5 रिक्वायरमेंट थी, और उसमें ये था कि आपने वो चादरें बदलते हैं ना जो मरीजों की, या सफाई करते हैं, या वो कोई इंजेक्शन के वो जो बास्केट में फेंकते हैं, अटेंडेंट होते हैं ना, उनको उठा के खाना खिला दिया, बैठा दिया, लटा दिया, नर्सेज नहीं। उन लोगों के वीजे आए हुए थे, नर्स टाइप ही समझ लें। तो उनके लिए 4.5 रिक्वायरमेंट थी, जो कि अब खत्म होगी। और आप किसी ब्यूटिशियन के, इस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, 5.5। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है, यूके के अंदर वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। जी, आप ब्यूटिशियन है, ओके फाइन, सो दे विल आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, might be they will ask different questions
If you are a chef, then they will ask about different cuisines. And one question which is the most trickiest, the trickiest one, that is basically why you are, if there are loads of people, they are unemployed in the United Kingdom, so why they pick you out of those hundreds of people? अब आपने कन्विंस करना है कि आपको क्यों, उसको ये नहीं कह सकते उनकी मर्जी, ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी। आप बताएं कि मैं दुनिया का बेस्ट शेफ हूँ, और बेस्ट शेफ को अप्रूव भी करें, फिर आपकी आपकी वेबसाइट, आपके मेडल्स, आपको स्टार है फलाना मिला हुआ गवर्नमेंट से, आप इतने इतने मुल्कों के टूर कर चुके हैं, फलां फलां होटल में आप काम कर चुके हैं, पल कॉन्टिनेंटल में, फलाने में, 5 स्टार में आप अपनी सर्विसेज रेंडर कर चुके हैं। अब आप उनको 5 बैंड दिखाएं, 5.5। मेरे पास कोथम के थे, शेफ रजाक नाम है उनका, पढ़ने आए थे, वो कहते सर मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे से ना ये 5.55 नहीं लिया जा रहा। उसकी वजह यह है कि मेरी क्वालिफिकेशन इस तरह की है, लेकिन वो फूड वगैरह मुझे सारा कुछ आता है। वो जेन्युइन बंदे थे, उनका वीज़ा लग जाना था। आम रूटीन में लोगों के जो 2 नंबर शेफ बन के जा रहे हैं, 2 नंबर तरीके से जा रहे होते हैं, इस वक्त अब यूके में काफ़ी ज़्यादा फिल्टर करना शुरू हो गए हैं वो, और वो, सो दीज आर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। अब हम बात करते हैं हाउ टू स्कोर 8 इन ईच मॉड्यूल। ओके, 8 इन ईच मॉड्यूल के लिए कि एक तो ये, सबसे पहले हम बात करते हैं, दिस इज रियलिस्टिक स्कोर। ये कुछ स्कोर्स हैं मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसमें अभी जो लेटेस्ट स्कोर है वो 9 बैंड के हमने नहीं लगाए हुए। बहरहाल ये आप देखिए यहाँ पे सामने, 9 रीडिंग के अंदर भी लिया हुआ है, 8 लिसनिंग के अंदर आया हुआ है, ठीक है। 8.5 है, ये एकेडमिक है, स्टूडेंट जिसको रिक्वायर्ड था, ये भी एकेडमिक डॉक्टर हैं ये, जिन्हें 7.5 ओवरऑल। ये बच्चा देखिए 9, 8.57। तो 9, 8.5, 8 के भी स्कोर्स हैं, मतलब स्टूडेंट्स हैं 8 ईच आए हुए हैं उनके, ऐसे भी हैं। वो मैंने सारे रिजल्ट्स नहीं लगाए यहाँ पे। अब ये देखें, तो 8 स्कोर करना, 9 स्कोर करना, ये ऐसी बात नहीं है, नामुमकिनात में से नहीं है। आपको अगर 6.5 भी चाहिए, आप 7 ईच ले लेते हैं, आप स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं, तो आप हल्की यूनिवर्सिटी की जगह बजाय दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकते हैं। एक दफ़ा शुरू में मुश्किल है, बाद में तो आसानी है ना। बाद में तो फिर आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, जिसको बताएंगे आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हैं, आपका वेट ही डिफरेंट होगा, जॉब आपको मिल जाएगी। और किसी को कहेंगे जी मैंने विंस्टर यूनिवर्सिटी से पढ़ा, किसी को कहेंगे जी मैंने जी फलां विलियम कॉलेज आयरलैंड से पढ़ा। वो विलियम कॉलेज कहाँ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ, विलियम कॉलेज कहाँ और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्या, हम जमीन आसमान का फर्क है। तो जब आपने जॉब्स लेनी है, शुरू में थोड़ी सी तकलीफ है इन कंपैरिजन टू द एफर्ट्स मोस्ट पीपल डू व्हेन दे रीच देयर, व्हेन यू नीड टू सम काइंड ऑफ जॉब्स। वो जो एफर्ट लगेंगी और ये जो एफर्ट आपकी अब लगेंगी स्कोर करने में, उनमें आप ये देखेंगे कि ये आसान लगेंगी बाद में आपको, कि काश हम उस टाइम पे कर लेते तो आज हम इस तरह रूल ना रहे होते। आपकी डिग्रीज को, आपको जो सीवीज हैं उसको लोग प्रेफरेंसेस दे रहे होते। चलें जी आगे बात करते हैं। मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटी, 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा हुआ है। बेकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा हुआ है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस से भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, कोशिश करें कि अपने वक्त की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज से पढ़ें। अगर आप कंप्यूटर साइंसेस करना चाह रहे हैं तो जैसे फास्ट है वहां से करें, बिजनेस मैनेजमेंट में करना चाह रहे हैं जैसे लम्स है वहां से करें। अगर करेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बहुत फर्क आ जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन 40,000 ले रहे हैं, और कोई जो सा, मतलब लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और कोई 4 लाख ले रहा है, कोई 40 लाख ले रहा है तो डिग्री, लेकिन फर्क है, बंदे में फर्क है। जब वो बाहर निकलते हैं वो बहुत ग्रूम्ड होते हैं, वो बहुत ज्यादा उनका माइंड, उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई होती है कि वो कुछ भी रन कर सकते हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हल्की यूनिवर्सिटी से लोग निकलते हैं, कम निकलते हैं ना। जब बात होती है तो मेजोरिटी की बात होती है, एक्सेप्शंस की बात नहीं होती कि जी उसमें से वो बंदा निकला, देखिए प्राइम मिनिस्टर बन गया। ओ भाई, एक ही बना प्राइम मिनिस्टर, और बाकी जो 99 थे वो कहाँ गए, जॉबलेस फिर रहे। ठीक है ना। तो वो बाज यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिसमें से 80% कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई जरा से सीईओ बन गया, कोई अपना एंटरप्रेन्योर बन गया। इस तरह डिफरेंट उनके होते हैं। तो यूनिवर्सिटीज का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मैटर करते हैं कि आप कहाँ पे आप काम कर रहे हैं। अच्छा, इस वजह से जी हमने सेट किया टारगेट 8 ईच। अब 8 ईच का मतलब क्या है? लिसनिंग,
पहला पेपर आपका लिसनिंग में 35 आउट ऑफ 40, 4 सेक्शंस होंगे इसके अंदर, 30 मिनट का टेस्ट होगा, हर सेक्शन में 10 क्वेश्चंस होंगे और आपने टोटल 5 गलत कर सकते हैं। अगर ये गलत 5 आपने कर लिए बाकी ठीक है, देन यू गेट 8 बैंड। और इन कंपैरिजन टू अदर मॉड्यूल्स लिसनिंग इज द इजीएस्ट वन, सबसे आसान है लिसनिंग। लिसनिंग में 8 स्कोर करना बाकियों में 8 स्कोर करने की निस्बत सबसे ज्यादा आसान है। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो 8 स्कोर और 9 स्कोर की ब्रैकेट में स्कोर्स आए हैं वो भी लिसनिंग के ही हैं। जब भी कोई नया बच्चा हमारे पास आता है ना, वो सबसे पहले ना हमें लिसनिंग का स्कोर बताता है। ये सर जी मेरे लिसनिंग में 7.5 थे, वो नहीं बताएगा सर जी मेरे फलां रीडिंग में 4.5 थे। लिसनिंग से स्टार्ट करेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, हम डिफेंसिव हो जाते हैं जब हमारे बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन करता है। तो लिसनिंग में 35 मीन्स 8 पैन। रीडिंग में अगेन एकेडमिक रीडिंग में, एकेडमिक रीडिंग में जस्ट अ मिनट 30 पे आपके 7 बैंड। जीटी रीडिंग में 34 पे 7 बैंड। अब एकेडमिक रीडिंग और जीटी रीडिंग डिफरेंट टेस्ट हैं। एकेडमिक रीडिंग जरा डिफिकल्ट होता है कॉम्प्रिहेंड करना, लेकिन 30 पे 7 मिल जाते हैं। जो जीटी रीडिंग है वो थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन उसकी आसान है, लेकिन उसमें 34 स्कोर करेंगे तो आपको 7 मिलेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है। हाँ जी आप बताएं। लेकिन आप जो मैंने पूछना था वो आपने पहले ही बता दिया उसमें, इसीलिए मैं कहता था ठहर जाओ बता रहा हूँ। अच्छा, रीडिंग के बाद हम बात करते हैं राइटिंग की। अच्छा, राइटिंग को जरा रहने दें। राइटिंग में मैं अभी बताता हूँ राइटिंग क्या चीज़ है। राइटिंग के बाद ना थोड़ा सा हम स्पीकिंग पे बात करें, आखिर में राइटिंग पे आते हैं। स्पीकिंग में यू हैव फ्लुएंसी, यू हैव प्रोनाउंसिएशन, यू हैव लेक्सिकल रिसोर्सेज, यू हैव ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। हर चीज़ को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में से फैक्टर्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। स्पीकिंग के मैंने आपको बता दिए। प्रोनाउंसिएशन के 9 बैंड हैं, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस के 9 बैंड हैं। अच्छा, इसी तरीके से ये जो 9 बैंड है इसका 25% लिया जाता है। और स्पीकिंग में भी 8 बैंड 7.57 आ जाते हैं। थोड़ा सा आप अगर मेहनत करें, शौक हो आपको इम्प्रूव करने का, तो आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना। स्पीकिंग का ताल्लुक लिसनिंग के साथ, वोकैबुलरी के साथ, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस के साथ होता है। और स्पीकिंग में आपने बस तैयारी करनी है पेपर को माइंड में रखते हुए। 3 सेक्शंस होते हैं, पहले 4 क्वेश्चंस हैं, फिर एक क्यू कार्ड है, उसके बाद फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं। मैडम बताएंगी अभी थोड़ी देर में, अगर वो ज्वाइन करती हैं हमें, वो स्पीकिंग के बारे में बताएंगी। मुझे जरा अभी राइटिंग के बारे में बता लेने दें। अगर कोई मुझसे ना कहे कि सर आपको 15 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, एक लफ्ज में बताएं, 8 बैंड की बात हमने करनी, नीचे नहीं करनी। एक लफ्ज बोले और बताएं कि आइल्स है क्या, तो मैं कहूँगा राइटिंग। बाकी सब हो जाते हैं। बंदा करने वाला हो, मेहनती हो, और उसके बाद वो हाईली कमिटेड हो, सब कुछ कर जाएगा। फंस जाएगा राइटिंग में, वो कर कोशिश करके भी नहीं कर पा रहा होगा। राइटिंग अकेला नहीं कर पा रहा होगा, उसको बंदा चाहिए साथ, अब जो उसको लेके चले, उंगली पकड़ के उसको करवाए। अकेला नहीं कर सकता। अच्छा, आप मुझे कहेंगे सर राइटिंग क्या है, एक लफ्ज। आइल्स एक लफ्ज, मैंने कहा जी राइटिंग। अब राइटिंग क्या है, एक लफ्ज, वोकैबुलरी। बाकी ग्रामर, कॉम में ये वो आर्टिकल्स ये वो सारे हो जाते हैं, वो 15 दिन में हो जाते हैं। बंदा कमिटेड हो, जरा जट टाइप बंदा हो, जो 12 घंटे पढ़ के घबराए ना, और इधर उधर की बातें ना करे, टाइम ना बर्बाद करे, फोकस करके पढ़े, तो 10-15 दिन में सारी चीजें हो जाएंगी। ग्रामर भी सेट हो जाएगी, पंक्चुएशन भी हो जाएंगी, आर्टिकल्स भी हो जाएंगे, टेंसेस भी हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रह जाएगा। 15 दिन के अंदर की गेम है सारी, लेकिन वोकैबुलरी नहीं होगी। अब वोकैबुलरी का ताल्लुक आपकी कॉग्निटिव प्रोसेसिंग है, माइंड की वर्किंग के साथ है, माइंड की स्टोरेज एबिलिटी के साथ है, उसकी प्रोसेसिंग के साथ है। अल्लाह ने हमारे दिमाग को यूं बनाया है जिसमें, यूं समझे एक बहुत बड़ी बॉटल है, उसके अंदर पानी डालना है आपने, उसका छोटा सा मुंह है।
अब आपकी लिमिटेशन है कि वो थोड़ा सा पानी डालते 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 वो भर जाएगा, लेकिन यकदम आप पानी सारा नहीं उसमें डाल सकते, जगह ही थोड़ी, बॉटल नेक है। तो बॉटल नेक के अंदर इसी तरह इसके तीन चार वर्ड आहिस्ता आहिस्ता। और अगर कोई मुझे कहे कि सर वोकेबलरी एक लफ्ज बताएं बस, तो मैं कहूंगा कोलोकेशन। कोलोकेशन कहते हैं कॉन्टेक्चुअल यूज ऑफ वर्ड्स। ठीक है ना, कॉन्टेक्चुअल यूज ऑफ वर्ड। रीडिंग क्या है जी एक लफ्ज में? बैकग्राउंड नॉलेज। रीडिंग है आपका बैकग्राउंड नॉलेज, और बैकग्राउंड नॉलेज रीडिंग करने से बढ़ता है। ठीक है ना। स्पीकिंग के अंदर क्या है जी? स्पीकिंग के अंदर आपकी फ्लुएंसी भी आ जाती है, और स्पीकिंग के अंदर आपकी वो भी आ जाती है। उसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे पहले फ्लुएंसी पे आपको काम करना पड़ता है, बाकी चीजें बाद में। ठीक है। तो अब हम आते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं राइटिंग के। मैं बता देता हूँ, देयर आर टू क्वेश्चंस। टास्क वन, प्री बैंड। टास्क टू, मैं सिंपलीफाई करके बता रहा हूँ, वैसे ऐसे नहीं होता। 33.7% टास्क वन का होता है, 67.3% टास्क टू का होता है, और इनके डिफरेंट फोर फोर फैक्टर्स हैं अगेन। हर एक की 25% वेटेज है। 9 बैंड का वोकेबलरी है, 9 बैंड की पैराग्राफिंग है, 9 बैंड की आर्ग्यूमेंट्स डेवलपमेंट है जिसे रिस्पॉन्स कहते हैं, और 9 बैंड का आपका स्ट्रक्चर है। सब में से 25% उठाया जाता है, फिर जो टोटल स्कोर बनता है उसका 67% लिया जाता है टास्क टू में से। जरा कॉम्प्लेक्स है, फिर कभी डिटेल में जब बैंड डिस्क्रिप्टर्स पे बात करेंगे तो इंशाल्लाह इसको देखेंगे। टास्क टू है जी 6 बैंड। ठीक है जी। अब ये ध्यान में रखें, सादा समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। और इसमें 4 क्राइटेरियाज, 4 चीजें ऐसी हैं जिस पे आपकी मार्किंग होनी है। ग्रामर, छोटे छोटे जुमले नहीं लिखने हैं, छोटे और लॉन्ग में वैरायटी। ग्रामर में वैरायटी चाहिए। कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बेसिक लेवल के। पैसिव वॉइस से अवॉइड करना है, वो मीनिंग वगैरह में आ जाता है, वो डिफरेंट चीज है। लेकिन उसको पता लगे कि आपने हर तरह के जुमले बना के चेक कराए हैं, उसमें गलती कोई नहीं। कंडीशनल सेंटेंसेस, ये सारी चीजें। ग्रामर में वैरायटी चाहिए। अगर आप सही ग्रामर थोड़ी लिखेंगे, छोटे छोटे जुमले लिखेंगे, गलती कोई नहीं है, तो स्कोर 5.56 मिलेगा आपको। अगर आप कॉम्प्लेक्स और उसके अलावा डाइवर्सिटी यूज करेंगे। उसके बाद है जी लेक्सिकल रिसोर्सेस, इसको वोकेबलरी कह लें। वोकेबलरी के अंदर दो चीजें ध्यान में रखें। एक तो लफ्ज को उसके कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है। ये मुश्किल है, हमें समझ नहीं आती किसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। हम ना अल्फाज मानी याद करते हैं, रट्टे लगाते हैं मीनिंग्स, लेकिन बाद में पता लगता है कि ये यहाँ पे तो होता नहीं है। एक एग्जांपल मैंने दी है, जैसे डेट्रीमेंटल का भी नेगेटिव है, एडवर्स का भी नेगेटिव है, एलिंग इफेक्ट का भी नेगेटिव है। ठीक है ना। उसके अलावा आपका एक डेवास्टेटिंग है। लेकिन ये जो डेवास्टेटिंग वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा तबाही वाला नेगेटिव है। जैसे बम फट गया किसी जगह पे, ठीक है ना, उस तरह का इम्पैक्ट है। डेवास्टेटिंग है, डेट्रीमेंटल थोड़ा। तो किस वर्ड के साथ? जैसे बिल्डिंग के साथ हम मेगा बिल्डिंग्स कहते हैं जी, ह्यूज बिल्डिंग, बिग बिल्डिंग आपने नहीं सुना होगा। बच्चे कहते हैं बिग बिल्डिंग। ये टॉल बिल्डिंग भी नहीं सुना होगा। तो ये एडजेक्टिव्स हैं, नाउन के साथ डिफरेंट कम्बिनेशन है। एक्सप्लेनेशन के साथ प्लॉजिबल है, रीजन के साथ कोजेंट का वर्ड यूज होता है। ठीक है ना। इसी तरह हर वर्ड के साथ डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं। उन कम्बिनेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे आप, जो होंगे स्लो स्लो, और आहिस्ता आहिस्ता आपके एक्सप्रेशंस डेवलप होंगे। फिर जाके वो चीज़ें आएंगी। वोकैबलरी इसमें बड़ा, और प्रिसाइज राइटिंग। वर्डी एक्सप्रेशंस नहीं होंगे कि आपने पाँच पाँच छः छः सात सात वर्ड्स वेस्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप लिख रहे हैं। मैं भी जो बातें कर रहा हूँ ना, मैं वैसे टेक्निक्स के साथ हम लोग बड़े थोड़े टाइम में आपके 6 साढ़े 6 बैंड प्रोड्यूस करवा देते हैं। मेरी जो डिस्कशन है, आप परेशान हो ना, वो है 8 9 बैंड के लिए। 8 अगर आप लेना चाह रहे हैं आइल्स में, या 9 लेना चाह रहे हैं, छोटे बैंड्स को हो जाता है इतना। वो अगर आपकी वो गैप छोट 7 टेंस मुझे दे दें,
7 टेंस, स्पेलिंग आपके ठीक हो, प्रेजेंट डेफिनेट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है ना। ये कितने हो गए। उसके अलावा देयर का यूज कर लें, मस्ट का यूज करें, मॉडल वर्ब्स कर लें, और उसके अलावा बाकी मैं खुद पढ़ा लूंगा। ये 7 बेसिक टेंस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ जाए, 6.5 बैंड की गारंटी ये हम दे देते हैं राइटिंग के अंदर, ठीक है ना। आप 7 टेंस नहीं आते तो याद करने में 5-6 दिन लग जाएंगे, याद कर, रिवाइज कर। एक्टिव पैसिव आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का पता हो, सब्जेक्ट वर्ब का पता हो, ऑब्जेक्ट का पता हो, पैसिव का भी यूज करना है, वो सारा कुछ बता देंगे, उसकी भी टेंशन ना लें। बस 7 आते हो आपको, 6-6.5 बैंड आ जाएंगे। वो अपन 10-15 मिनट का काम है, उसका मसला नहीं है। अच्छा जी, लेक्सिकल रिसोर्सेज के बाद हम बात करते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में, और इसके बाद एक चीज आती है कोहेजन एंड कोहेरेंस। ये बहुत कम लोग एड्रेस करते हैं। कोहेजन के टेक्निक्स होती हैं, पैराग्राफिंग समझ लें, सेंटेंसेस की आपस में लिंकिंग और डिफरेंट पैराग्राफ्स की आपस में लिंकिंग। सो दिस इज कॉल्ड पैराग्राफिंग, राइट। तो आपने इस चीज को भी ज़हन में रखना है कि व्हाट इज कोहेजन एंड कोहेरेंस। रिस्पॉन्स होता है कि जो आर्ग्यूमेंट डेवलप करें, आधा तो नहीं बता के छोड़ दिया, एग्जाम्पल्स रेलेवेंट हैं या नहीं रेलेवेंट, उसकी लॉजिकल सीक्वेंस मौजूद है, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड में सेंट्रल आइडिया क्या है, थर्ड में सेंट्रल आइडिया क्या है, बॉडी ऑफ पैराग्राफ क्या है, ट्रांजिशंस क्या हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो अगर आप समझ लेंगे, उसके बाद अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग अप्रोच यूज करते हैं हम इस टीचिंग के अंदर, तो ये इसमें कोई ऐसा सच नहीं है। अब आखिरी बात मैं करूंगा, उसके बाद फिर माइट भी थोड़ी देर में मैडम सफ़ा ज्वाइन करें हमें। आइल्स की जब आप बात करते हैं ना, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि एक त्रिकोण है, ट्रायंगल है, ठीक है जी। ये ऐसे एक ट्रायंगल है, ये तैयारी की मैं बात करूं। नेक्स्ट फ्राइडे को या नेक्स्ट सैटरडे को हमारी एक फ्री सेशन होगा, आप अपने दोस्तों को भी बुला सकते हैं। वो ये है कि हाउ टू इम्प्रूव योर स्कोर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना। उसमें जो लेटेस्ट टेक्निक्स होंगी ना, वो मैं आपको सिखाऊंगा, और इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी कि हमने करना क्या। एक्चुअली हम प्रॉपर प्रॉम्प्ट नहीं लिख पाते, वो तो मौजूद है वहां पे आपकी हेल्प करने के लिए, लेकिन आपको समझ नहीं आती उसको क्या कहूँगे, मेरा मतलब की चीज़ बाहर आ जाए, और वो कहना भी नहीं आ रहा होता। अंग्रेजी अगर ठीक है तो उसको फिर आप सवाल बताएंगे ना, यानी मेरे क्वेश्चन बाज का तो एक एक सफ़े का एक एक क्वेश्चन होता है, उसमें हम कंडीशंस बताते हैं, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें बताते हैं कि जी ऐसे ऐसे है, इस तरह की चीज़ें दें, इस तरह की चीज़ें दें, मिसाल के तौर पे। अब मैं कहता हूँ जी मेरे स्टूडेंट हैं, उनको आर्टिकल्स का इशू आ रहा है, उसके अंदर 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं जो कि ज़रा बेसिक लेवल के हैं, इतने एडवांस लेवल के हैं, इतने इस लेवल के हैं। तो आप एक ऐसा टेस्ट बनाएं जिसके जो कैटेगरीज हों, फिर उसके अंदर ज़्यादा फोकस आपका डेफिनेट आर्टिकल के ऊपर हो, और डेफिनेट आर्टिकल में 7 मतलब आपने ये 3 टाइप्स की टेस्ट आइटम्स देनी है, हर टेस्ट आइटम ये चीज़ें कवर कर रहा हो। समझ आ रही बात। अब वो फिर जब वो टेस्ट बाहर आता ना, तो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का टेस्ट वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोड्यूस करती है। लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो इशू आ रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो आर्टिकल्स का आ रहा है। तो वो स्क्रैच से लेकर एंड तक कैसे स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, कोशिश करेंगे उसको सीखने की ना। मतलब इंशाल्लाह ताला मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा कि नेक्स्ट वीक में हमारा सैटरडे या फ्राइडे ये वर्कशॉप होगी, फ्री होगी, आप अपने दोस्तों को भी बुला सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। अच्छा चलें जी, हम बात कर रहे थे इसके ना ऊपर एक चीज है जिसे कहते हैं फाउंडेशन। व्हाट इज फाउंडेशन। वोकेबलरी को फाउंडेशन में डाल रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन को फाउंडेशन में डाल रहे हैं, ग्रामर को फाउंडेशन में डालें, कॉमे को फाउंडेशन में डालें, आर्टिकल्स को फाउंडेशन में डालें, उसके अलावा नॉमिनलाइजेशन फाउंडेशन में डाल लें, एक्टिव पैसिव फाउंडेशन में डाल लें। ये ग्रामर और ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये अगर आपकी इम्प्रूव नहीं है, इसमें से
80% वो चीजें हैं जो कि ग्रेड 3 4 की हैं, मुश्किल नहीं है ज्यादा, लेकिन हमें आती नहीं है। 3 4 की, अभी मैंने क्लॉजेस की नहीं बात की, बाकी चीजों की नहीं की, बिल्कुल बेसिक लेवल की हैं। अगर वो नहीं आती तो, और आप कोशिश करें 7 बैंड की, वो कैसे आएंगे? अच्छा, ऐसे लोगों को टेक्निक्स भी काम नहीं आएंगी, उनको टेक्निक बताएंगे उनसे जुमला ही नहीं बनेगा। वो जुमला अगर लिखेंगे तो टेंस की गलती कर देंगे। टेंस की गलती, अगर टेंसेस आते होंगे तो वो इम्पर्सनल नहीं होंगे। ही वाले, वो खाता है, वो पीता है, वो उड़ता है, वो परिंदे हवा में उड़ते हैं, ये वाले याद किए होते हैं। क्रिएटिव राइटिंग में जो वो जो इम्पर्सनल सेंटेंसेस हैं वो बनते नहीं हैं। जब वो नहीं बनते तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। तो फाउंडेशन पे जो आपके ग्रे एरियाज हैं, आपने पेपर से पहले उनको एड्रेस करना है और उसको इम्प्रूव करना ही करना। वालेकुम सलाम वही, मैं ना 10 मिनट में कॉल करता हूँ। ओके ओके। अच्छा, अगर आपकी फाउंडेशन नहीं है तो ना टेक्निक्स काम करेंगी। एक साइड पे समझें, यहाँ पे टिप्स लिखा हुआ है। टिप्स क्या है वो भी मैं समझाता हूँ। और एक साइड पे लिखा है प्रैक्टिस। ये 3 कोने हैं, ये है आइल्स के 8 बैंड की, समझें कि डायग्राम। और दरमियान में कंसिस्टेंसी है। ठीक है ना, ये इवॉल्व होती हैं चीजें, लर्न नहीं होती, एक्वायर होती हैं, ट्रेंड करते हैं आप अपने आप को। ये लर्निंग नहीं है, दिस इज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन है, लैंग्वेज ट्रेनिंग है, लैंग्वेज लर्निंग नहीं होती। लर्निंग और चीज होती है, इसमें आप अपने आर्टिकुलेटर्स, कई चीजें हैं जो लर्निंग नहीं होती। साइकिल चलाना लर्निंग नहीं है, ट्रेनिंग है। स्विमिंग करना लर्निंग नहीं है, ट्रेनिंग है। पानी में किसी को पूरा सिखा के उसको 5 दिन 10 दिन महीना लेक्चर दे के पानी में फेंके, गोते आएंगे उसको। पहले जैसे ही गिरेगा सारे लेक्चर उसके दिमाग से बाहर हो जाएंगे, पानी के अंदर जाते साथ ही। क्यों? वो ट्रेनिंग चाहिए उसको, लेक्चर्स को बाद में इम्प्लीमेंट होंगे वो सारी थ्योरीज। इसी तरह हमने बोलना है, आपने सुन के नहीं, हमने लिख के दिखाना है। आपने, यू हैव टू परफॉर्म, यू नीड टू डू प्रैक्टिस, राइट? सो प्रैक्टिस इज एसेंशियल। लेक्चर ले लेंगे ना, आपको लोगों की गलतियां निकाल लेंगे लेकिन अपना नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और तीसरी टिप्स है। टिप्स क्या होती हैं? असेसमेंट की लिमिटेशंस को अंडरस्टैंड करते हुए हम ऐसी टेक्निक्स निकालते हैं जिससे उसकी वैल्यू आपकी फेवर में चली जाती है। आप डिजर्व करते हैं 6 बैंड, लेकिन टिप्स की वजह से वो 6.57 हो जाते हैं। आप डिजर्व करते हैं, आपका लेवल CFR में B2 है या B1 है या A2 है, 4.5 के हैं, लेकिन टेक्निक्स की वजह से आप 5.5 हो जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। राइटिंग में 250 वर्ड्स लिखने हैं। अब 250 वर्ड्स में अगर आप 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस सिर्फ उनकी तैयारी कर लें तो आप जाके वही लिख दें, और हर जो सेंटेंस है वो 20 25 वर्ड्स का हो, तो एग्जामिनर को नहीं पता लगेगा कि आपको 3 आते हैं या आपको 25 30 तरीके से कॉम्प्लेक्स आते हैं, क्योंकि वर्ड ही 250 है ना। इसके बदले में अगर आप CSS का एग्जाम देंगे तो उसमें 2000 वर्ड्स हैं। उसमें तो जब 2000 वर्ड्स आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को तो सारा पता लग जाएगा कि यार ये शुरू से लेकर आपकी वोकैबलरी भी ओपन हो जाएगी। वोकैबलरी में भी इसमें लिमिटेशंस हैं कि हमने इस तरह के वर्ड्स याद कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करने पड़ेंगे हमें। इस तरह के आपने ग्रामर याद करा दिए, बस बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। उन लिमिटेशंस को देखते हुए कि अगर हम ये चीज़ें लिखेंगे तो एग्जामिनर चूंकि इंसान है, उसका दिमाग आउट हो जाएगा और वो आपको स्कोर दे देगा। मैं फिर बता रहा हूँ, इंसान को धोखा देना मुश्किल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को धोखा देना ये काम है। फारग हो जाती है आर्टिफिशियल, जैसे हमने उस दिन 6.5 लिया। हाँ, कंप्यूटर का तो बहुत आसान है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लिमिटेड। जैसे वो आपने नहीं देखा, टिकटॉक पे चला हुआ है, वो कहते हैं जी 1 लाख तक गिनती तक सुनाओ। और वो 1 लाख तक कैसे, चलो सारे परिंदों के नाम बताओ। और वो तो उनके सर्वर डाउन हो जाते हैं ना, फिर वो उसको कहते हैं, वो टाल मटोल में आ जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, जी मैं नहीं सुना सकती।
तो इंसान, अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को सुपर क्रिएशन बनाया, बेहतरीन तरीके से बनाया, इसका मुकाबला नहीं है। ठीक है ना। ये कहीं ना कोई चीज पकड़ी जाती है, उसके बाद वो फिर मशीन जो सी है वो पागल हो जाती है। और वो अल्लाह ने जो चीज़ इंसान को की वो एक डिफरेंट है, उसकी सुपरमेसी, उसकी हेजेमनी हमेशा कायम रहेगी। तो उन चीज़ों को हम लोग जब यूज़ करते हैं तो फिर हम ऐसी टेक्निक्स बनाते हैं जिसके ज़रिए स्कोर आपको मिलना शुरू हो जाता है। और वो उनके पास रूब्रिक्स हैं। रूब्रिक्स में लिखा हुआ है वोकैबलरी, वोकैबलरी में एक जगह पे लिखा है ईडियम्स। एक बच्चे ने बोले नहीं, एक बच्चे ने 6 ईडियम्स याद करके गया था, उसको कहीं एडजस्ट कर दिया उसने बोलते बोलते। अब रूब्रिक में जो ईडीएम का खाना आएगा उस पर एग्जामिनर टिक लगा देगा, बेशक उसको 6 ही याद थे। अब पता नहीं लग रहा कि उसको 600 याद है या 6 याद है, क्योंकि 7 मिनट का टेस्ट है। 7 मिनट के अंदर 3 सेक्शन है। अब वो कितना को बोला, उसने थोड़ा सा बोला, उसके बाद टेस्ट खत्म हो गया। तो वहां पे अगर थोड़ी सी, अगर वो अपनी स्मार्ट अप्रोच यूज करे तो वो, उसको पता हो कि मार्किंग स्कीम क्या है, मार्किंग कैसे हो रही है, उसके अंदर वो चीजें बोलनी है, एग्जामिनर में उधर टिक लगाना है, उसका स्कोर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीजें काफी हैं हर मॉड्यूल में, अगर आप उनको यूज करें तो स्कोर आपका बढ़ जाएगा। लेकिन खाली टेक्निक काम नहीं करेंगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खाली प्रैक्टिस और खाली टिप्स भी काम नहीं करेंगी अगर आपके सेंटेंस ही सीधे नहीं है, फाउंडेशन ही नहीं है। वो लिविस पास्चर बुक नंबर 9 के अंदर एक उसकी कोटेशन वो है, वो कहता है कि जो सक्सेस है बेसिकली वो सिर्फ होती है प्रिपेयर्ड माइंड के लिए। ठीक है ना। यानी कि चांस फेवर्स प्रिपेयर्ड माइंड। चांस, चांस क्या है? चांस ये है कि कल आप जा रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ ये पेपर आ रहा है सुबह के टाइम, या आधे घंटे बाद पेपर आ रहा है। सवाल ये आ रहा है जी कि जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूजेज है वो बढ़ता जा रहा है और उससे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, फलां लेट्स सपोज कोई भी आ गया, मैंने लॉ पे दे दिया, कोई दे दिया, आप क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं। अगर आप 5:30 गए तो 5:30 रहेंगे, 15 मिनट बाद आधे घंटे बाद टेस्ट है, उसको रट्टा तो लगाने से रहे आप। हाँ, अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो अब आप उसकी रिलेटेड वोकैबलरी कर लेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे, और बैठे बैठे उसकी लॉजिकल सीक्वेंसिंग बना लेंगे, और कुछ चीज़ें उसके अंदर से शायद 3 से 5 मिनट में वेरीफाई कर लेंगे अपनी, जो आपने जाके लिखनी है, और लिखना आपने उसी टाइम पे ही है, खुद ही क्रिएटिवली। ये मुमकिन है, रट्टा नहीं लगना आपसे। अगर रट्टा लगा बीच में 2 लाइनें भूल गए तो बस ऊपर नीचे सारा गायब हो जाना। समझिए बात, इस वजह से वो चांस फेवर्स ओनली प्रिपेयर्ड माइंड की, किस्मत की देवी उस पे होती है जो उसके लिए तैयार बैठा होता है। आम आदमी के लिए जिसकी फाउंडेशन नहीं है, ना उसको टेक्निक्स पे फायदा दे रही हैं सिग्निफिकेंटली, और ना ही दूसरी चीजें दे रही हैं। तो ये था जी, आज हमारी ओरिएंटेशन सेशन है। इंशाल्लाह ताला कल से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आप में से जो जिनके एडमिशन हो चुके हुए हैं वो तो ग्रुप्स में ऐड है, ये लेक्चर भी ग्रुप में आ जाएगा, इसकी रिकॉर्डिंग। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो मैडम को कहिएगा कि आपको ऐड कर दें, उनसे बात कर लीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन कोई भी आयट से मुतल्लिक यहाँ तक आप या कोई भी पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। ठीक है जी। सर बेसिकली मैंने आइल्स अटेम्प्ट किया था फर्स्ट टाइम। तो वो मैंने प्रिपेयर किया था ऑनलाइन वेबसाइट से और उनकी जो बुक कैम्ब्रिज बुक आती है उनसे। तो मेरे राइटिंग में भी 6.5 आ चुके थे, लिसनिंग में 7 आए थे और स्पीकिंग में भी 6.5 आए थे। लेकिन जो मेन मुझे प्रॉब्लम हो रही रीडिंग में, सर उसको मैं कैसे करूं, क्योंकि वो 5 बैंड और 5.5 से अबव जा रहा ही नहीं है। रीडिंग आपके पास अगर कोई चीज़ है लिखने के लिए, चलें रिकॉर्डिंग है। एक तो रीडिंग जी आपने सर। एक्टिव रीडिंग करनी है, पैसिव नहीं करनी, ये जहन में रखिए।
उस पे चैट जीपीटी पे लिखिएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव रीडिंग एंड पैसिव रीडिंग। दूसरा ये है कि आपने एकेडमिक करनी है, अगर आपने जीटी का भी पेपर देना है तो आपने रीडिंग जो सी है वो एकेडमिक ही करनी है, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे करनी है। दो चीजें आपने शुरू में सीखनी है। सबसे पहले कि रीडिंग में जो टेंस है ना वो कौन से हैं, आपको पता होना चाहिए। और दूसरी बात जो सी है ना वो ये आपने सीखनी है कि रीडिंग करने के दौरान आपको वोकेबलरी आपकी बढ़े। तीसरा जो आर्टिकल्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड नॉलेज आपका बढ़े। उसके अलावा चौथे नंबर पे जो चीज़ है उनके अंदर पैराग्राफिंग को देखें। उसके अंदर देखें कि कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर लोगों को कीवर्ड का नहीं पता लग रहा होता, अगर उन्हें बता भी देना कीवर्ड है तो उनको उसका यूज नहीं समझ आ रही होती। ठीक है ना। कीवर्ड्स हर पैराग्राफ के अंदर बॉडी पे होती है, सेंट्रल आइडिया होता है और ट्रांजिशन होती है, हुक स्टेटमेंट होती है या कंक्लूडिंग लाइन होती है। ठीक है ना। एक पैराग्राफ की जैसे जो थर्ड पैराग्राफ है उसकी पहली लाइन ये भी बता रही होती है कि इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या है। आपने सारा नहीं रीड करना, उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। और उसके अलावा ये है कि इसमें कंसिस्टेंसी रखें। इसमें कुछ दो चार लेक्चर्स के बाद या पांच छह टेस्टों के बाद इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। कम से कम एक पैसेज रोजाना का करें। और आखिर में जाके आपने टाइम मैनेजमेंट पे आना है, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं। और उसके बाद 2 महीने के बाद पेपर दें आप। कोई छुट्टी ना हो, एक्टिव रीडिंग करनी है आपने, 2 महीने बाद पेपर देना है, वोकेबलरी को इम्प्रूव करना है जितना ज़्यादा हो सके। और आइल्स की कैम्ब्रिज की बुक्स में से अटेम्प्ट करना है, कोई वेबसाइट और नहीं कर यूज़ करनी है आपने। ठीक सर, थैंक यू। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, यहाँ पे मैडम आई हुई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मैडम, मैं आपको ना बना देता हूँ, आपका राइट्स दे देता हूँ, काइंडली इसी को कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ करने लगा हूँ।